मुंबई को दहलाने की साजिश नाकाम, खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा ने भिजवाया था आरडीएक्स। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा ने अपने स्लीपर सेल की मदद से तेलंगाना में आरडीएक्स के 2 कंसाइनमेंट भिजवाए थे। इस बात की महाराष्ट्र एटीएस को जानकारी नहीं थी। दरअसल 5-6 महीने पहले मुंबई में आतंकी हमले को लेकर एक इनपुट आया था, जिसमें ऐसा बताया गया था कि आतंकी मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल धमाके कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि अलर्ट एजेंसियों ने रिंदा को लेकर दिया था। एजेंसियों को शक है कि रिंदा यानी कि खालिस्तानियों के निशाने पर मुंबई की लोकल ट्रेन है। सूत्रों ने बताया कि रिंदा ने नांदेड़ में रहने वाले बड़े बड़े लोगों से करीबन 200 करोड़ की वसूली की है। इन पैसों का इस्तेमाल रिंदा आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए कर रहा है। रिंदा फिलहाल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है, इसके पहले वो लाहौर में था। अस्पताल से निकली नवनीत राणा ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह तो 14 दिन नहीं 14 साल जेल में रहने को तैयार। नवनीत राणा को रविवार सुबह अस्पताल से छुट्टी मिली। अस्पताल से बाहर निकलने पर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ठाकरे सरकार पर जमकर हमला बोला। नवनीत राणा ने कहा कि मैं मेरे पूरे भारत की जनता को और ठाकरे सरकार से पूछना चाहती हूं कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे सजा मिली। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल में जेल में रहने को तैयार हूं। नवनीत ने कहा कि जिस तरह से मुझ पर कार्रवाई हुई, एक लोक प्रतिनिधि पर और महाराष्ट्र की बेटी पर, उस पर सभी को अफसोस है। उन्होंने कहा कि मुझे जिस तरीके का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है उसका सम्मान करती हूं, उस पर कुछ नहीं कहूंगी। मेरे साथ लॉकअप से जेल तक में क्या घटित हुआ उस पर डिटेल में बात करूंगी। बोलिए बोलिए। और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है, मैंने सामने करो सर, थोड़ा हमारा भी देख लेना थोड़ा। मैडम और नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13 सरकार ने दी है। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। ओवैसी ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कानून का उल्लंघन, एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोल रहा कोर्ट। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे कानून का उल्लंघन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का ऑर्डर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम भारत की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है, जो कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। मोदी सरकार को और यूपी की बीजेपी सरकार को चाहिए था कि उस कोर्ट को जाकर बताते कि पार्लियामेंट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को पास किया है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या जैन तबके के हो या सिखों के हो या ईसाइयों के हो या जिस किसी रिलीजियस प्लेस हो, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो नहीं किए। उनको तो चाहिए था कि कोर्ट को जाकर बताए। मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, में उस जजमेंट में ये कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाई रखी। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है नहीं मानती है। मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नहीं खोया सबने, भारत ने खोया ना, देशवासियों ने खोया। आप क्या फिर वो नफरत की फिजा को पैदा करना चाहते हैं क्या? खुलकर बोलिए। बीजेपी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनकी सरकार कमिटेड है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के लिए। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री?
क्यों नहीं बोलते देश के होम मिनिस्टर? कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी का सर, कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी वो का गलत करना कहां तक जाए? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को कोई इख्तियार हासिल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन करे, पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन करे। किस बुनियाद पर कर रहे हैं आप? गलत फैसला है उस कोर्ट का ये। कुलगाम मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 2 आतंकी। पुलिस सेना और 9RR और CRF सहित सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में कुलगाम के चेयन देवसर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद एक घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान एक मुठभेड़ में बदल गया जब आतंकवादियों ने कार्रवाई में बलों पर गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारा गया। पुलिस ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आतंकी का नाम हैदर बताया है। IG ने यह भी बताया कि हैदर उत्तरी कश्मीर में से 2 साल से अधिक समय से सक्रिय था और वह कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन का 7वां राज्य सम्मेलन आज कुलगांव में हुआ, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष का 52वां संपन्न हुआ। सम्मेलन में शामिल युवाओं ने महासंघ को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं के लिए काम करने पर जोर देते हुए दिन प्रतिदिन के मुद्दों और राष्ट्रीय राज्य की स्थिति पर प्रकाश डाला। तारिगामी ने कहा कि युवाओं को आगे आने की जरूरत है, जबकि जदयू YFK के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वाहिद सुल्तान डार, उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्बास राथर और महासचिव इरफान गुल ने युवाओं के अस्तित्व के लिए काम करने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। अभय मुखर्जी के अलावा फेडरेशन के अखिल भारतीय महासचिव मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, माकपा के वरिष्ठ नेता भी सम्मेलन में शामिल हुए। तारिगामी ने कहा कि युवाओं को आगे आने की जरूरत है, जबकि JDYF के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वाहिद सुल्तान डार, उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्बास राथर और महासचिव इरफान गुल ने युवाओं के अस्तित्व के लिए काम करने का आह्वान किया। तफ्तीश न्यूज़ लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान नौशाद खान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको बताते चले इस वक्त हम मौजूद है ज़िले कुलगांव के रेस्ट हाउस में, जहां पर CPIM की तरफ से जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन 7th कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी खुद शिरकत कर रहे हैं और आपको अंदर के मनाजिर से भी रूबरू कराएंगे। आज 7वीं कॉन्फ्रेंस थी, स्टेट कॉन्फ्रेंस JKDYF की। इसमें आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर जो है वो तश्कील दिया है। थोड़ा सा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं तो एक मेहमान की हैसियत से इसमें शामिल हुआ और मुझे खुशी है कि नौजवान प्लेटफार्म एक मजबूत प्लेटफार्म मुल्क की सतह पर काम कर रहा है डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से, और यहाँ भी इसकी इकाई है जैसा कि भी आपने बताया, जिसकी कॉन्फ्रेंस आज यहाँ हुई जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन की, और इसमें शरीक हुए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन की तरफ से सीनियर रहनुमा, इनकलाबी रहनुमा अभय मुखर्जी साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं DYFI के, और हमारे लिए खुशी है कि इनके तजर्बे से इन्होंने जो मुल्क की सूरत हाल को पेश किया इस सम्मेलन में नौजवान डेलीगेटों के सामने, उसे काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, एक सिमत मिलेगी यहाँ की नौजवान तहरीक को। और इसके साथ ही कई रेजोल्यूशन भी आज अडॉप्ट किए इन्होंने, जो मैं एक मेहमान की हैसियत से वहाँ बैठा था, और उसमें इन्होंने नई कमेटी भी बना दी। नई कमेटी में जहाँ यहाँ मेरे भाई वाहिद साहब हैं, वो चेहरा तो दिखा, वाहिद साहब हैं, और ये प्रेसिडेंट चुने गए, मोहम्मद अब्बास वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ इरफान गुल ये जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। और इसके अलावा कई और जो जिसका चुनाव हुआ डेलीगेटों का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में मुनक्कद हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।